हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज़। हम लोग कर रहे हैं 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड जिसमें हम लोग 60 रूल्स अभी तक कवर कर चुके हैं। आगे के रूल्स हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 4 लेक्चर्स आपके बचे हैं जिसमें हम लोग अपने 61 to 100 जो बचे हुए रूल्स हैं हम लोग कवर करेंगे। एंड आई गेस आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा इन सारे वीडियोज़ में से, है ना। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशंस भी कंटिन्यू करेंगे। बस अभी के लिए रूल नंबर 61 पढ़ना शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 में हम लोग पढ़ने लगे हैं डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स। अब एक इट्स जिसमें ITS एक साथ है और एक इट्स जिसमें IT और अपॉस्ट्रोफी S है, ठीक है। अब जनरली मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी और S लगता है ये क्या एक्सप्रेस करता है? पोजेशन, है ना। ये हमने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल राहुल्स कार मतलब राहुल की कार, शाम्स हाउस मतलब शाम का घर, है ना, पोजेशन एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन जब इट के साथ अपॉस्ट्रोफी और S लगा है ये पोजेशन नहीं बताता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज़, ठीक है। इट इज़ को आप लगा लोगे, हम शॉर्ट में लिख देते हैं इट अपॉस्ट्रोफी S, इसका मतलब होता है इट इज़, ध्यान रखिएगा। और इट का जब हमें पोजेशन बताना हो तो वो डायरेक्टली होता है ITS, ठीक है। ITS क्या बताता है? इट्स, ये बताता है पोजेशन यानी कि ओनरशिप। तो ये इनके बीच का डिफरेंस आपको याद रखना है। इसको हम समझते हैं, कुछ सेंटेंस हमें दिए हैं यहाँ पर, उसको देख के समझते हैं। द चाइल्ड इज़ कैरिंग इट्स बुक, चाइल्ड ने अपनी किताब पकड़ी है या उसकी खुद की जो किताब है वो पकड़ी है। अब यहाँ पे चाइल्ड का बुक के ऊपर पोजेशन है तो यहाँ पर पोजेशन के लिए इट इज़ तो नहीं लगाएंगे, पोजेशन के लिए क्या लगाएंगे? इट्स लगाएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना द चाइल्ड इज़ कैरिंग इट इज़ बुक, नो, चाइल्ड इज़ कैरिंग इट्स बुक, तो ITS डायरेक्टली आएगा। नेक्स्ट वन, इट्स कॉल्ड अ मिराकल। देखो इट्स यहाँ पर क्या है? इट इज़ कॉल्ड अ मिराकल। इट इज़ है तो इट इज़ के लिए ये लगेगा। इसका मतलब जैसे मैंने बताया क्या होता है? IT अपॉस्ट्रोफी S का इट इज़ होता है। तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। आई गेस ये बेसिक सा डिफरेंस है, सबको क्लियर हो गया होगा। कई बार इसके बेसिस पे आपको ब्लैंक्स या फिर सेंटेंस एरर्स पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलो रूल नंबर 62 देखते हैं अभी हम लोग। ओके, सो हियर इज़ योर रूल नंबर 62। बहुत कॉमन है और बहुत कॉमनली स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक भी करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एंग्री विद, एंग्री एट। कब हमें एंग्री के साथ विद लगाना है, कब हमें एंग्री के साथ एट लगाना होता है, इस चीज़ में स्टूडेंट्स को डिफरेंस नहीं पता होता है। और अगर पता हो तो बहुत लोग गलती भी कर देते हैं। तो क्या डिफरेंस है, कब विद लगाना है, कब एट लगाना है, अभी देखते हैं। तो देखो एंग्री विद हम लोग कब बोलते हैं? जब हम किसी पर्सन के साथ गुस्सा हैं या पर्सन से गुस्सा हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, आप मुझसे गुस्सा हो तो यू आर एंग्री विद मी, ठीक है। पर्सन है, एंग्री विद के आगे कोई नाउन या प्रोनाउन, कोई पर्सन है बेसिकली, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो एक पर्सन को रेफर कर रहा है, वैसा है तो आप एंग्री विद लगाएंगे। एंग्री एट डिपिक्ट्स इरिटेशन टुवर्ड्स अ नॉन लिविंग थिंग। एंग्री एट क्या डिपिक्ट करता है? इरिटेशन या गुस्सा किसी नॉन लिविंग चीज़ पे या फिर किसी बात पर गुस्सा, ठीक है। पर्सन पर नहीं, किसी एक्शन पर गुस्सा, किसी नॉन लिविंग थिंग पर गुस्सा आपको हो तो आप एंग्री एट का यूज़ करते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं लिखूंगी, उसके बाद हम लोग ये वाली एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। आई एम एंग्री विद और at नेहा। दिस इज योर सेंटेंस नंबर 1। सोचो, तब तक सेंटेंस लिख रही हूँ। सेकेंड, आई एम एंग्री विद और एट नेहाज बिहेवियर। हाँ जी, तो क्या होगा? फर्स्ट में क्या आएगा? मैं नेहा से गुस्सा हूँ, पर्सन से गुस्सा हो तो विद। आई एम एंग्री डैश नेहाज बिहेवियर, मैं नेहा से गुस्सा नहीं हूँ, नेहा के बिहेवियर पे गुस्सा हूँ, राइट। तो एक्शन पे गुस्सा हूँ एट, या फिर किसी नॉन लिविंग चीज़ की बात की गई हो तो आप उस वक्त भी एट लगाते हो। ऑलराइट, नाउ यू हैव 3 सेंटेंसेस। लेट्स सी कि ये सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं, ठीक है। दे आर सो एंग्री विद देयर सन्स टीचर, ही वॉज नॉट बीइंग फेयर। वो बहुत गुस्सा थे किससे? अपने बेटे के टीचर से। अपने बेटे का टीचर मतलब वो भी कोई पर्सन ही है, तो एंग्री विद इज करेक्ट। डन। सेकेंड, आई एम सो एंग्री विद यू, वाई वुड यू डू दैट। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? विद यू, यू इज़ ऑल्सो अ पर्सन, तो एंग्री विद करेक्ट है।
थर्ड सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज सो एंग्री एट हर कार्स वियर्ड फीचर्स, वो अपनी कार के वियर्ड फीचर्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। तो कार के वियर्ड फीचर्स, नॉन लिविंग, राइट, तो एंग्री एट। आई गेस ये डिफरेंस क्लियर हो गया सबको। अगर हो गया तो रूल नंबर 63 चेक करते हैं जल्दी से। चलो, रूल नंबर 63 हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस के बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। बहुत कॉमनली यूज़ होने वाले प्रेपोजिशंस हैं, इनको कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे यूज़ करते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विद की और बाय की। कब? जब हम कोई एक्शन के करने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड विद और बाय अ पेन, ठीक है, ये हो गया। दिस लेटर इज रिटन विद और बाय पेन विद और बाय राम। देखो, ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ठीक है। अब आपको चूज़ करना है कि जो आपके पास यहाँ पे ब्लैंक्स हैं वहाँ पे विद आना है या बाय आना है। तो पहले हम बड़े जनरल तरीके से समझते हैं कि क्या आएगा, उसके बाद हम इसके बीच का लॉजिक समझेंगे। क्या है? आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड विद अ पेन और बाय अ पेन। मैं पेन से लिख रही हूँ या पेन के साथ लिख रही हूँ। तो जब मैं किसी नॉन लिविंग थिंग को यूज़ करते हुए या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को यूज़ करते हुए कोई काम कर रही हूँ तो मैं क्या लगाऊंगी? विद लगाऊंगी। तो विद किसके लिए लगता है? जब हम किसी चीज़ के साथ कोई एक्शन कर रहे हैं और वो नॉन लिविंग है, एक्शन डन होने की बात हो रही है, ठीक है। अब दिस लेटर इज रिटन डैश पेन डैश राम। रिटन किसके साथ लिखी गई? पेन के साथ लिखी गई। और किस पर्सन द्वारा लिखी गई? राम के द्वारा लिखी गई, तो बाय राम। तो जो आपका बाय रहता है, एक्शन डन, जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए लगता है। और डूअर ऑफ एक्शन कौन? पर्सन, पर्सन के लिए लगता है। और जो विद है वो किसके लिए लगता है? जिस भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के साथ आप काम कर रहे हैं। जैसे इन दो सेंटेंसेस में इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जिसके साथ कोई काम हो रहा था वो क्या है? पेन है। तो उसके लिए हम लोग विद लगाते हैं। तो ऐसे अगर सेंटेंसेस आपको एग्जाम में आ जाए तो यू शुड नो कि विद कब लगाना है, बाय कब लगाना है। कई बार बोलते वक्त सही लगता है आई एम राइटिंग दिस लेटर बाय अ पेन, नो, विद अ पेन, राइट। इतना हो गया, दिस इज द फर्स्ट यूज़। अब विद का एक और यूज़ होता है, और विद का क्या यूज़ होता है? हिंदी में बोले तो के साथ, ठीक है। जब हम पर्सन के लिए विद यूज़ करते हैं तो ये कैसी सेंस देता है? के साथ वाली। के साथ कैसे? आई एम गोइंग टू मार्केट विद राम। मैं मार्केट जा रहा हूँ, किसके साथ? विद राम, राम के साथ। तो जब के साथ वाली सेंस आती है विद अ पर्सन, कनेक्टिविटी दिखाता है, रिलेशन दिखाता है कि कोई काम किस पर्सन के साथ हो रहा है, तो विद लगता है, ठीक है। समझ में आई ये बात? दूसरा, बाय के और कौन कौन से यूजेस हैं? यूज़ नंबर 1, बाय का यूज़ हम लोग करते हैं टाइम लिमिट एक्सप्रेस करने के लिए। टाइम लिमिट एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि आई विल हैव डन दिस वर्क बाय 6 PM। 6 बजे तक मैं ये काम कर चुका होऊंगा। तो बाय 6 PM, जैसे आप घर ऑफिस जा रहे हो तो मदर को बोल के जाओगे 6 बजे तक आ जाऊंगे, आई विल बी बैक बाय 6 PM, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो टाइम लिमिट की कब तक वो काम हो जाएगा उसके लिए भी हम लोग क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। दूसरा क्या एक्सप्रेस करता है? मोड ऑफ ट्रेवल। मोड ऑफ ट्रेवल, जैसे कि मैं घर कैसे जाता हूँ? बाय बस जाता हूँ, ठीक है, बाय रोड जाता हूँ, बाय एयर जा रहा हूँ, बाय वाटर जा रहा हूँ। तो जब हम मोड ऑफ ट्रैवल बताते हैं कि किस मोड ऑफ ट्रैवल के द्वारा, बस के द्वारा, कार के द्वारा, बाइक के द्वारा, इसके द्वारा, मतलब सिर्फ मोड बता रहे हैं, ठीक है। उस
उस वक्त हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, मैं बोलूँ कि मैं पैदल स्कूल जा रही हूँ तो मैं कैसे बोलूँगी, आई एम गोइंग टू स्कूल बाय फुट, ऐसा बोलूँगी क्या, पैदल जाने को बाय फुट बोलूँगी, नहीं, यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करना। पैदल जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑन फुट, आई एम गोइंग टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस याद रखना। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन विद एंड बाय। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 64 देखते हैं अब हम लोग। रूल नंबर 64 ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन पे है। ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है कि किसके साथ कोई पर्टिकुलर प्रेपोजिशन नहीं लगेगी या कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। तो क्या बोला है कि वी डू नॉट यूज़ प्रेपोजिशन फ्रॉम विद द वर्ड स्टार्ट। हम स्टार्ट वर्ड के बाद में वर्ड फ्रॉम का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे हम जनरली बोल देते हैं। देखो यहीं पे सेंटेंस लिखा है, माई एग्ज़ाम्स स्टार्ट फ्रॉम मंडे, मंडे से शुरू होंगे तो हम फ्रॉम मंडे बोल देते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखना, बोलने में हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि स्टार्ट के साथ फ्रॉम नहीं आता है, ठीक है। आपको मंडे बोलना है तो आप ऑन मंडे बोल दो, ठीक है। आपको बोलना है लेट्स से जनवरी में शुरू होने हैं, स्टार्ट इन जनवरी बोल दो, है ना। तो ऐसा 4 बजे शुरू होने हैं तो स्टार्ट एट 4 PM बोल दो। ये इन ऑन एट का डिफरेंस तो मैंने आपको बताया ही है टाइम के साथ कि ऑन डेट और डेज और डेट्स के साथ लगता है, इन वीक्स मंथ्स ईयर्स इनके नाम के साथ लगता है, और एट पर्टिकुलर टाइम के साथ लगता है। तो आपको फ्रॉम यूज़ नहीं करना है, यू कैन यूज़ अदर प्रेपोजिशन, कोई भी अदर सूटेबल प्रेपोजिशन है यू कैन यूज़, बट कैन नॉट यूज़ फ्रॉम विद द वर्ड स्टार्ट। ऑलराइट, चलो रूल नंबर 65 देखते हैं देन हम लोग। ओके, सो वी हैव 2 वर्ड्स, टू मच एंड मच टू। टू मच तो आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा, है ना, लेकिन मच टू बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि टू मच और मच टू में क्या डिफरेंस है। अब टू मच और मच टू जो है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक्सेसिवली, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ एक्सेसिव है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। लेकिन कौन सा वर्ड किसके साथ लगता है, वाई डू वी हैव दीज 2 वर्ड्स। तो जो टू मच है तो वो क्या है स्टूडेंट्स, एक एडजेक्टिव है। और हमको पता है कि एक जो एडजेक्टिव होता है वो हम किसके लिए लगाते हैं, किसी भी नाउन के लिए या किसी भी प्रोनाउन के लिए, राइट। और जो मच टू होता है वो क्या है, एक एडवर्ब है। और एक एडवर्ब हम किसके लिए लगा सकते हैं, वर्ब के साथ लग सकता है, एडजेक्टिव के लिए लग सकता है, खुद एडवर्ब के लिए लग सकता है, प्रेपोजिशन के लिए लग सकता है, राइट। तो एडवर्ब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए लगता है और एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के साथ लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में अगर टू मच लगा है तो वो किसी एडजेक्टिव के नाउन या प्रोनाउन के साथ है या नहीं, किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव इसके साथ तो नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो आई गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है। दिस कार is too much expensive for me, ठीक है। दिस इज योर सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, I had too much coffee last night, ठीक। Now we have these 2 sentences। चलो let's find the difference कि सही है या गलत। हमें बोला है too much expensive, किसके साथ लगा है, वर्ड expensive के साथ लगा है ना। अब एक्सपेंसिव वर्ड, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एक नाउन या प्रोनाउन है या फिर एक एडजेक्टिव है। तो एक्सपेंसिव वर्ड एक एडजेक्टिव है, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, तो हम इसके साथ ये नहीं लगा सकते। इसके साथ क्या होना चाहिए, मच टू होना चाहिए, क्योंकि मच टू एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव को वही क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट, आई हैड टू मच कॉफ़ी लास्ट नाइट। अब लगा है कॉफ़ी के साथ। कॉफ़ी क्या है, एक नाम, ये क्या है, एक नाउन। तो नाउन के साथ टू मच लग सकता है क्योंकि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ये वाला सेंटेंस हो गया सही।
इतना क्लियर हो गया सबको? अगर फिर भी ये किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, हम एक नेक्स्ट क्लास में इसकी और रिवीजन कर लेंगे, मतलब कुछ सेंटेंसेस कर लेंगे, ठीक है? अदरवाइज आई गेस आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 66 देखेंगे, यूजेज ऑफ टू, एज वेल और ऑल्सो। ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है? इन तीनों का ही मतलब सेम है, टू, एज वेल और ऑल्सो। ये तीनों वर्ड्स ही क्या एक्सप्रेस करते हैं? समथिंग एक्स्ट्रा, है ना? देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई ऑल्सो हैव अ बुक, तो मेरे पास एक बुक भी है, मतलब एक्स्ट्रा एक बुक भी है, ठीक है? शी इज़ कमिंग टू, वो भी आ रही है अलग से, वो भी आ रही है ना? ही इज़ कमिंग एज वेल, वो भी आ रहा है, मतलब जो चीज़ है उसके साथ अलग से एक और चीज़ ऐड हो रही है, इन एडिशन टू हम कह सकते हैं। इनका मतलब तीनों का ये होता है। तो फिर ये तीनों का मतलब सेम है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है कि टू और एज वेल जो हैं इनको हम एंड ऑफ द सेंटेंस में लगा सकते हैं। These can be used at the end of the sentence, लेकिन जो also है वो end of sentence में नहीं लग सकता। It cannot be used at the end of a sentence। अब कुछ examples देखते हैं, it will be clear to all of you। चलो देखो, Now we have these 3 sentences। if I ask you कि इनमें से बताओ कौन सा वाला सही है, तो कौन सा वाला सही है? फर्स्ट सही है और सेकंड सही है, क्योंकि एज वेल और टू हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आई बॉट अ पेंसिल टू, मैंने एक पेंसिल भी खरीदी। आई बॉट अ कार टू, मैंने एक कार भी खरीदी, मतलब एक्स्ट्रा अलग से खरीदी। अब आई बॉट अ कार ऑल्सो, रॉन्ग। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस नहीं लगता। आप कैसे लिखोगे? आई ऑल्सो बॉट अ कार, इधर लगाओगे ऑल्सो, लास्ट में नहीं लगता, जिसका मतलब वही है बट लिखने का तरीका कुछ और है। तो ये डिफरेंस है। ऐसा कोई कभी एरर आ जाए तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रूल नंबर 66। अगेन हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं टू एंड सो। अब दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं टू? देखो, एक टू का मतलब मैंने आपको क्या बताया, TOO का टू का मतलब एक मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, ऑल्सो, एज वेल, ऐसा वाला मीनिंग रखती है। लेकिन टू, TOO टू का मतलब टू मच वाला भी तो बताया ना, कि कोई चीज़ एक्सेसिव है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब एक और वर्ड होता है वेरी। वेरी का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा बताना। तो फिर हम टू, सो, वेरी अलग अलग से क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, वेरी हमेशा एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? पॉजिटिव वर्ड्स, या वी कैन से पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ लगता है। लेकिन जब हम टू और सो लगाते हैं, एक तो ये नेगेटिव सेंस में लगते हैं, दूसरा वी हैव टू हैव अ कंजंक्शन विद देम, हमें इनके साथ एक और वर्ड की ज़रूरत पड़ती है इनका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अब मैं 3 सेंटेंसेस लिखूंगी, आप लोग मुझे बताना सही है या गलत। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है? he is too smart, he is so smart। if I ask कि बताइए स्टूडेंट्स, इसमें से कौन कौन सा सेंटेंस सही है, तो बता सकते हैं आप, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस सही है, he is very smart। बस जब हमें सिर्फ इतना बोलना है कि वो बहुत स्मार्ट है, तो हम कैसे बोलेंगे? ही इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है? हमें बोलना है वो बहुत सुंदर है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो बहुत हैंडसम है, ही इज़ वेरी हैंडसम। लेकिन जब हम टू और सो लगा रहे हैं तो अकेले नहीं लगते हैं। ध्यान रखिएगा, TOO इज़ फॉलोड बाय टू, ठीक है? एंड सो इज़ फॉलोड बाय दैट, ये याद रखिएगा। अब इन सेंटेंसेस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है, तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे? हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ही इज़ टू स्मार्ट टू हैंडल, मतलब वो इतना स्मार्ट है कि हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है? ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन सॉल्व
ऑल पजल्स, ऑल द पजल्स, वो सारे पजल सॉल्व कर सकता है, वो इतना स्मार्ट है ना। तो सो के साथ लगा दैट, टू के साथ लगा टू, लेकिन सिर्फ एक क्वालिटी आपको बतानी है या एक ही चीज़ आपको ऐसी बतानी है जो बहुत है, यू कैन सिंपली यूज़ वेरी। क्लियर टू एवरीबडी? वेरी का मैंने आपको पहले भी वेरी मच डिफरेंस बताया है ना। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 67। ये जो छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, आप लोगों को लगेगा कि मैम ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें जब एग्ज़ाम में आती है तो आप लोग सोचते हो ये कहाँ से आ गया, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट, बहुत कॉमन है, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स? तो एक है बिसाइड, बिसाइड होता है प्रेपोजिशन, ठीक है, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है? इट इज़ अ प्रेपोजिशन। और जो बिसाइड्स है, बिसाइड्स एक कंजंक्शन है स्टूडेंट्स। ठीक, अब कैसे यूज़ करेंगे हम इन्हें और कहाँ यूज़ करेंगे? जो बिसाइड है, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, के बाजू में, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब ऑल्सो। ऑलराइट, देखो, ही सैट डैश मी, वो मेरे साथ में बैठा या मेरे बाजू में बैठा या मेरे एडजेसेंट में बैठा, तो ही सैट बिसाइड में, ये वाला बिसाइड प्रेपोजिशन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, डैश हिज फ्रेंड्स, his cousins are also coming, इतना ही लिखते हैं, ठीक है। डैश हिज फ्रेंड्स, हिज कजिन्स आर कमिंग, तो क्या आना चाहिए? उसके फ्रेंड्स के साथ साथ या उसके फ्रेंड्स के एडिशन में उसके दोस्त भी आ रहे हैं या उसके उसके कजिन्स भी आ रहे हैं, ये है। तो बिसाइड्स की इसके साथ ये भी है, इन एडिशन टू, राइट। तो बिसाइड हो गया प्रेपोजिशन, बिसाइड्स हो गया कंजंक्शन। हो गया सबको क्लियर? नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 69। नाउ यू कैन सी वी हैव अ फ्यू वर्ड्स, जैसे कि फ्रेंडली, माइजरली, काउडली, मंथली, ईयरली, वीकली, मैनली, ऑर्डरली एट्सेट्रा। और कहा गया है कि ये एडजेक्टिव्स हैं। अब ऐसा स्पेसिफिकली क्यों कहा गया है कि जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस एडजेक्टिव के बाद में, जिस वो एडजेक्टिव के बाद में ly लगता है, जनरली वो क्या बन जाता है? एक एडवर्ब बन जाता है। जैसे मैं बोलूँ स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, तो इफ़ आई से स्मार्टली, तो ये क्या बन गया? एक एडवर्ब बन गया, है ना। मैं बोलूँ लेट्स से, अगर मैं बोलूँ कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो अगर मैं बोलूँ ब्यूटीफुली, तो ये क्या बन गया? ये एक एडवर्ब बन गया, है ना। किस तरीके से किया? ये बन गया एडवर्ब। तो जनरली वर्ड्स के बाद जब ly लगा होता है एडजेक्टिव्स के बाद, वो एडवर्ब होते हैं। सब नहीं होते, बट जनरली ऐसा होता है। अब दीज आर सम ly वर्ड्स, और कहा गया है कि बस ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि ये वर्ड्स ly से एंड तो हो रहे हैं, बट ये वर्ड्स एडवर्ब्स नहीं हैं। तो इनको सेंटेंस में एडवर्ब्स की तरह यूज़ मत करना, ठीक है। अब अगर किसी को नहीं पता कि एडवर्ब क्या होता है, तो बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको जितना भी पता होना चाहिए उतना बता रही हूँ। ये है वर्ब, ठीक है। एडवर्ब्स होते हैं जो वर्ब्स को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हमने एडजेक्टिव्स पढ़े, एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। अब एडवर्ब्स होते हैं जो वर्ब्स के बारे में कुछ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ही रन्स फास्ट, ये है फास्ट वर्ड। अब ये फास्ट ही के लिए लगा या रन के लिए लगा? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज़ फास्ट, ठीक है, दोनों जगह फास्ट है। ऑलराइट, ही इज़ फास्ट, ही रन्स फास्ट। अब मुझे बताओ कि फास्ट सेकेंड सेंटेंस में ही के लिए लगा है, जब एक पर्सन के लिए लगा है, एक प्रोनाउन के लिए लगा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि पर्सन की बात की जा रही है कि पर्सन फास्ट है। अब यहाँ पे ही रन्स फास्ट, अब ही फास्ट है या ही का दौड़ना फास्ट है? ही का एक्शन फास्ट है, ही का जो वर्ब है वो फास्ट है। तो ये वाला फास्ट किसके लिए लगा? वर्ब के लिए लगा, तो ये क्या होगा? एक एडवर्ब होगा।
अब आप लोग पूछेंगे कि फास्ट के साथ हमने फास्टली तो लगाया नहीं, तो हर एक वर्ड जिसके साथ ly लग जाए मैं वही बताने वाली हूँ कि वो क्या होता है, वो एडवर्ब नहीं होता है, ठीक है। फास्ट का एडजेक्टिव भी फास्ट होता है, एडवर्ब भी फास्ट होता है, ये एज इट इज़ रहता है, ठीक। ये चीज़ सबको समझ में आई। अब देखो, ही इज़ फ्रेंडली, he always talks in a friendly manner. Now you have two sentences. क्या दोनों sentences सही हैं? हाँ बिल्कुल सही हैं। He is friendly. He friendly कौन है? He है। He तो एक person है, मतलब ये जो friendly word है ये क्या हो गया? एक adjective हो गया। तो इस एडजेक्टिव का हम लोग एडवर्ब कैसे बनाएंगे, क्योंकि सेंटेंसेस में तो हमें बोल दिया कि फ्रेंडली, माइजरली, मंथली, ईयरली, ये सारे तो एडजेक्टिव्स होते हैं एलवाई होने के बावजूद भी। तो अगर हमें इनको एज एडवर्ब यूज़ करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो जैसे फ्रेंडली है, फ्रेंडली के साथ हम क्या लगाएंगे? फ्रेंडली मैनर, ठीक है। कैसे? देखो, ही ऑलवेज टॉक्स इन अ फ्रेंडली मैनर, वो फ्रेंडली तरीके से बात करता है। अब ही फ्रेंडली तरीके से क्या करता है? बात करता है, मतलब उसका जो एक्शन है वो फ्रेंडली है। तो यहाँ पर एक्शन की बात की गई, वर्ब की बात की गई, तो फ्रेंडली मैनर क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। ये चीज़ सबको क्लियर हुई या नहीं हुई? आई गेस हो गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हिज मंथली इनकम इज 10K, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ, यहीं से ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं। हिज मंथली इनकम इज 10K। इनकम क्या है? एक नाउन है ना। और इस इनकम को स्पेसिफाई कौन कर रहा है? वर्ड मंथली, कि कौन सी वाली इनकम? मंथली वाली इनकम, पर मंथ वाली इनकम। तो ये मंथली क्या हुआ? अगेन एडजेक्टिव हुआ। एलवाई होने के बावजूद भी ये एडवर्ब नहीं है, क्योंकि एक नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये बस इतना देखो कि ये वर्ड्स जो है एज एडजेक्टिव्स यूज़ होने चाहिए, एज एडवर्ब इनका कोई काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 70, लास्ट रूल ऑफ टुडेज क्लास। हाँ जी, MPT ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। MPT, M का मतलब क्या होता है? मैनर, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। P का मतलब क्या होता है? प्लेस, क्या रेफर करता है ये? एडवर्ब ऑफ प्लेस। T का मतलब होता है टाइम, क्या रेफर करता है ये? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम क्या है? ये एडवर्ब्स के टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको एडवर्ब बता दिया कि एडवर्ब क्या बताता है? किसी एक्शन के बारे में आपको बताता है कि वो एक्शन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। तो वो एक्शन कैसे हुआ, क्या होगा वो? एडवर्ब ऑफ मैनर। वो एक्शन कहाँ हुआ? प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो एक्शन कब हुआ? टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो MPT रूल क्या कहता है कि एक ही सेंटेंस में अगर एक्शन होने का तरीका, एक्शन होने की जगह, एक्शन होने का टाइम हमें बताया हो तो उसको अरेंज कैसे किया जाता है? पहले मैनर आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है, जिसको हम बोलते हैं MPT रूल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैं इन सब की पहले एक सिंपल अकेली एग्जाम्पल देती हूँ, फिर हम कंबाइनली करेंगे। मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। शी performed beautifully, उसने खूबसूरती से परफॉर्म किया। She performed, how, किस तरीके से? Beautifully, तो ब्यूटीफुल तरीके से मतलब मैनर, ब्यूटीफुल मैनर में परफॉर्म किया एक्शन, क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। She performed at her house। She performed where, कहाँ परफॉर्म किया? अपने घर में, एडवर्ब ऑफ प्लेस। She performed yesterday, कब परफॉर्म किया? कल परफॉर्म किया, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये तीनों चीज़ें एक साथ आ जाएं कि उसने कल अपने घर में बहुत सुंदर तरीके से परफॉर्म किया, तो हम कैसे अरेंज करेंगे? एक सेंटेंस आपको देती हूँ, लेट्स से शी performed yesterday at
हर होम ब्यूटिफुली। अगर आपको यही सेंटेंस एग्जाम में आ जाए तो क्या आप बोलोगे ये सेंटेंस सही है? नहीं, क्योंकि एडवर्ब ऑफ जो टाइम है, एडवर्ब ऑफ जो प्लेस है और एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसका ऑर्डर गलत है। आप कैसे इस सेंटेंस को सही लिखेंगे? शी परफॉर्म्ड, सबसे पहले क्या आएगा? एम, एम मतलब मैनर। शी परफॉर्म्ड ब्यूटिफुली, उसके बाद टी, एट हर होम, और उसके बाद टी, येस्टरडे। शी परफॉर्म ब्यूटिफुली एट हर होम येस्टरडे। समझ आया? दिस इज़ व्हाट वी कॉल MPT रूल। हाँ, एक चीज़ में आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, किसमें? एडवर्ब ऑफ टाइम में। एडवर्ब ऑफ टाइम आप सेंटेंस की लास्ट में भी लिख सकते हैं या फिर सेंटेंस की बिगिनिंग में भी यू कैन यूज़ दिस। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा भी लिख सकते हैं, येस्टरडे शी परफॉर्म ब्यूटिफुली एट हर होम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक सेंटेंस आ जाए तो MPT रूल हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी आज की क्लास। आई गेस आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि हमने क्या पढ़ा है। ये 10 रूल सबको क्लियर हुए तो भी कमेंट में बताना, क्लियर नहीं हुए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे कल। अपनी रूल नंबर 71 to 80 रूल जो है वो हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।